हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे टेंशन टाइप हेडेक के बारे में, राइट। तो पिछली बार हमने हेडेक में माइग्रेन देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे कि टेंशन टाइप हेडेक एक्चुअली होता क्या है। तो टेंशन टाइप हेडेक किस में, देखो टेंशन कौन ज़्यादा लेता है, ऑब्वियसली फीमेल्स, राइट। तो फीमेल से ज़्यादा कॉमन होता है मेल से, ठीक। हिस्ट्री किसकी होती है, टाइट बैंड लाइक पेन, ठीक है। बैंड लाइक पेन होता है, मतलब कि सर के चारों तरफ कोई हमने रस्सी सी बांध दी हो, ऐसा कुछ पेन ये शो करेगा, राइट। यूजली ऑकर्स एट द एंड ऑफ डे, ये एंड और शाम को यूजली ये प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है ना। तो ये जो पेन है ये बेसिकली टेंशन, जैसे महिलाएं क्या होता है ना, टेंशन ज़्यादा लेती हैं और उनको शाम में थकावट हो जाती है, ठीक है ना। और सर पे लग रहा है कोई रस्सी बांध रहा है, ऐसा कोई पेन होगा, ठीक है। याद कर लेना इसको। ट्रिगर्ड बाई फटीग और स्ट्रेस, ठीक है। तो सुबह से बंदा काम कर रहा है, शाम तक उसको स्ट्रेस या फटीग हो ही जाएगा, तो ये इसको प्रेसिपिटेट कर सकता है, राइट। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, राइट, लाइक एंग्जाइटी, पुअर कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी स्लीपिंग, ये सब भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। जैसे कि एंग्जाइटी बंदे को हो रही हो, या पुअर कंसंट्रेशन हो रहा हो, या डिफिकल्टी इन स्लीपिंग हो रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ये प्रेसिपिटेट कर सकता है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस इसका कैसे बनाओगे, तो बेसिकली बायलेटरल लोकेशन होता है, ठीक। तो कि मतलब कि दोनों साइड होगा, प्रेसिंग टाइटनिंग क्वालिटी, तो हम लोग प्रेस करते हैं या टाइटनिंग क्वालिटी टाइप का ये पेन होता है, राइट। बायलेटरल लोकेशन और प्रेसिंग टाइटनिंग क्वालिटी। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का पेन होता है, मतलब कि सीवियर पेन नहीं होगा, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी में ख़त्म हो जाएगा। नॉट एग्रीवेटेड बाय रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, ये एग्रीवेट मतलब कि रूटीन फिजिकल एक्टिविटी अगर करोगे तो उससे नहीं प्रेसिपिटेट होगा। शाम तक तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए या स्ट्रेस और ले लिया तुमने, तो ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। रूटीन फिजिकल एक्टिविटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। रूल आउट, तो क्या रूल आउट करना है हमें, जाइंट सेल आर्थराइटिस इन पेशेंट ऑफ मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज विथ न्यू हेडेक बाय ऑब्टेनिंग एन ESR। तो एक बार इसको डिफरेंशियल में जाइंट सेल आर्थराइटिस को रखना, अगर पेशेंट हमारे पास जो है 50 साल से ज़्यादा का आ रहा है और न्यू ऑनसेट हेडेक है, मतलब नए, मतलब कि रिकरेंट हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि हेडेक की, और न्यू ऑनसेट हेडेक है, तो एक बार ESR करा के चेक कर लेना कि जाइंट सेल आर्थराइटिस तो इस बंदे को नहीं है। ट्रीटमेंट इसका क्या कर सकते हैं कि रिलैक्स, मसाज, हॉट बाथ, साइकोथेरेपी, जैसे यही सब चीज़ें हैं। ऑब्वियसली कि रिलैक्स करोगे या लेट सो जाओगे तो सही हो जाता है, नहीं कहते नहीं है कि सर में दर्द हो रहा है तो कहते हैं लोग सो जाओ तुम कि ठीक हो जाएगा, फिर रिलैक्स करो, ठीक है ना। मसाज कर लो, सर पे सर दबाते हैं, मसाज करते हैं, ठीक है। हॉट बाथ लेते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो इससे भी वो कम हो जाता है। और नहीं कम हो रहा है तो NSAIDs ले लो, और एसिटामाइनोफेन, क्रोसिन, कैल्पोल, ये सब ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बात रही टेंशन टाइप हेडेक के बारे में। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लस्टर हेडेक के बारे में। क्लस्टर हेडेक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है कि हाँ इसका बेसिकली क्या मतलब है। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है, बेसिकली इडियोपैथिक होता है, इसका अननोन कॉज है, ठीक। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल से, ठीक है। मेल्स में ज़्यादा प्रेसिपिटेट करेगा बिटवीन 10 PM to 3 AM, ठीक है ना। रात में ये क्लस्टर हेडेक ज़्यादा कॉमन रहता है, और हेडेक जो है पीक करता है 5 से 10 मिनट में, और ये लास्ट करता है 30 मिनट में, आधे घंटे का एपिसोड होगा, लेकिन ये पीक करेगा 5 से 10 मिनट में, और ये 10 बजे रात से लेके सुबह के 3 बजे के में कभी भी हो सकता है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या करेंगे, बंदा कैसे बताएगा कि बंदा ये सीवियर हेडेक बताएगा बंदा। थ्रॉबिंग टाइप, अगेन वही थ्रॉबिंग टाइप पेन, स्ट्रिक्टली यूनिलैटरल, ये यूनिलैटरल पेन है। पेरी ऑर्बिटल पेन अकम्पनीड बाय रेड आई एंड लैक्रामाइशन, ठीक है ना। पेरी ऑर्बिटल पेन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि विजन अफेक्टेड नहीं होती, जिगलैग लाइन्स नहीं डिफरेंट दिखती। तो इसको माइग्रेन से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विजन नॉट अफेक्टेड, क्योंकि अगर विजन अफेक्ट हो गई तो हो सकता है कि इस बंदे की माइग्रेन की दिक्कत हो। लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि सारी चीज़ें वही शो कर रही है, यहाँ पे बस मेल्स है, डिफ्रेंशिएटिंग फीचर रात की हिस्ट्री है, और इसके अलावा ये विजन नॉट अफेक्टेड है, नहीं तो बाकी अधिकतर चीज़ें जो हम देखोगे तो वो माइग्रेन में भी मिल रही है, ठीक। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, नोजिया, नेजल स्टफिनेस, होमोलेटरल लैक्रामेशन दिखेगा, लेडनिंग ऑफ आई दिखेगी, टोसिस होगा बंदे को, या हॉर्नल सिंड्रोम होगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना कि टोसिस, हॉर्नल सिंड्रोम, रेडनिंग ऑफ आई, होमोलेटरल लैक्रामेशन, नोजिया। सिंपैथेटिक चेन जो है इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है, नोजिया, नेजल स्टिफनेस, होमोलेटरल लैक्रामेशन, रेडनिंग ऑफ आईज, टोसिस, हॉर्नल सिंड्रोम, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं, राइट। क्या क्या होता है, नोजिया, नेजल स्टिफनेस,
कि बंदे को नोजियस हो गया, बंदा नेजल स्टिफनेस हो गई, बंदे को होमोलेटरल लैक्रेमेशन हो गया कि हाँ भाई लैक्रेमेशन हो रहा है, रेडनिंग ऑफ आई हो जा रही है, टोसिस या हॉरर सिंड्रोम, ये सब करा सकता है। अब ये इसका कोई रिलेशन जो नहीं है आपके फूड या इमोशन से, ठीक है। तो फूड या इमोशंस जो है इनके कोई असर नहीं डालता क्लस्टर टाइप हेडेक में बेसिकली। और अल्कोहल कंजम्पशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। बंदा अगर अल्कोहल लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दारू पीता है, तो ये प्री डिस्पोज कर सकता है बंदे को ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्लस्टर हेडेक के केस में। और जैसे क्या होता है ना, बेसिकली हिस्ट्री होती है कि मैं डॉक्टर साहब मैं, ठीक है, दो चीज़ों की हिस्ट्री होती है, मेलोरी वाइस टीयर बोर ऑफ सिंड्रोम बिंज अल्कोहलिक ड्रिंकिंग पार्टी में, ठीक है, ऐसा कुछ करके हिस्ट्री देता है वो आपको, ठीक। तो मतलब अल्कोहल की रिकरेंट अल्कोहल की एपिसोड मतलब की हिस्ट्री रही है उस बंदे की, और वो कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरे को रात में दर्द होता है सर में, एकदम से दर्द उठेगा फिर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। वो एक्चुअल टाइम थोड़ी नहीं बता देगा भाई 30 मिनट में वैसा वैसा होता है, ठीक है ना, वो भी ठीक है ना, एक वो बता रहे कि मतलब कि थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक होता है, पेरी ऑर्बिट आँखों में दर्द हो, मेरी आँखें एकदम लाल हो जाती हैं जब मेरे को वो दर्द शुरू होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है, ठीक है। और पीरियोडिसिटी इज़ हॉलमार्क, पीरियोडिसिटी इसी का हॉलमार्क है कि डॉक्टर साहब एकदम से उठेगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा, आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद ऐसा कुछ करके बताएगा वो, ठीक। और ट्रीटमेंट में क्या करोगे, 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन इज़ द ओनली इंडिकेशन। 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन लो बाय फेस मास्क, ठीक है, फेस मास्क से लो, या इफेक्टिव रैपिड मेथड इनहिबिट ट्राइजेमाइनो वेस्कुलर एक्टिवेशन ऑटोनॉमिक पाथवे। क्या करता है कि आप 100% ऑक्सीजन दे दो, ये इफेक्टिव मेथड होता है, ये ट्राइजेमाइनो वेस्कुलर एक्टिवेशन को रोकता है और ऑटोनॉमिक पाथवे को रोकता है, जिससे आपका ये हेडेक कम हो जाता है। 10 से 12 लीटर पर मिनट दे सकते हो। और सुमाट्रिप्टन कैन भी यूज, सुमाट्रिप्टन भी इसमें यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ 100% ऑक्सीजन थेरेपी दे दो और सुमाट्रिप्टन दे दो, ठीक। प्रोफाइलेक्सिस कैसे करा सकते हो, वेरापामिल से प्रोफाइलेक्सिस। वेरापामिल देखो माइग्रेन में नहीं देते, वेरापामिल क्लस्टर हेडेक में देते हैं, और एक चीज़ माइग्रेन में देते हैं, यहाँ नहीं देते। प्रोपेनोलॉल वाज गिवन इन माइग्रेन, राइट, और यहाँ पे माइग्रेन क्लस्टर हेडेक में प्रोपेनोलॉल नहीं देते। वेरापामिल दे सकते हो, लिथियम दे सकते हो, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट हाइपोथैलेमस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करा सकते हो, न्यूरो स्टिमुलेशन थेरेपी, ये सब तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, वेरापामिल और लिथियम याद रखो, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बता चुका हूँ कि प्रोपेनोलॉल इज नॉट इफेक्टिव एज प्रोफाइलैक्सिस ड्रग। यहाँ पे प्रोपेनोलॉल जो है वो इफेक्टिव नहीं है प्रोफाइलैक्सिस ड्रग के तौर पे। वेरापामिल एंड लिथियम और बेस्ट प्रोफाइलेक्टिक ड्रग। वेरापामिल और लिथियम जो है बेस्ट प्रोफाइलेक्टिक ड्रग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। क्या होता है बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, अब सोचो, अब इसी को क्या कहते हैं, सूडो ट्यूमर सेरेब्राई, सूडो ट्यूमर सेरेब्राई कहते हैं। ये बेसिकली अगर देखो बिनाइन है, इंट्राक्रेनियल है और हाइपरटेंशन है, राइट, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। सूडो ट्यूमर सेरेब्राई इसको कहते हैं। अब क्या होता है, ये बेसिकली ओबीज लेडीज़ में होता है। ओबीज लेडीज़ हैं मतलब कि मोटी मोटी औरतें हैं और 30 से 45 साल की एज है उनकी, ठीक है। अब कोई ये हो सकता है कि तुम्हारी गायनी ओपीडी में तो जो जितनी भी लड़कियां अगर इसको देख रही हो गायनी ओपीडी में, हो सकता है कि तुम्हें लेके आए कि हाँ एक बहुत ही मोटी सी महिला है और 30 से 45 साल उसकी एज है और वो आ गई कहे कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे को सर में दर्द है। तो क्या बेसिकली होता है, इंक्रेज्ड आईसीपी हो गया, हेडेक एंड पेप्लिडीमा विथ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, राइट। क्या बताएगी कि डॉक्टर साहब मेरे को आईसीपी जो है, मतलब कि आईसीपी तो नहीं बताएगी कि मेरे को हेडेक होता है, ठीक है ना। तो हेडेक के अलावा आप साइंस में क्या क्या देख सकते हो कि उसकी आईसीपी बढ़ी हुई है, पेप्लिडीमा है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के साथ ही एसोसिएटेड रहता है, राइट। तो और ब्लरिंग ऑफ विजन, डिप्लोपिया भी इसमें एक कारण हो सकता है कि ब्लरिंग ऑफ विजन हो, बंदे को कह रही हो कि डॉक्टर साहब मेरे को एक ऑब्जेक्ट में फोकस करती है तो दो दिखते हैं, ब्लरिंग हो जाती है विजन की, मतलब मेरा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बायलेटरल 6 नर्व सूडोपाल्सी हो जाता है। 6 नर्व किसको सप्लाई करता है, लैटरल रेक्टस को। तो इसका अगर दिक्कत हुआ तो ऑब्वियसली डिप्लोपिया का ये प्रेसिपिटेट कर सकता है, राइट। नो अल्टरनेट सेंसोरियम, पेशेंट इज अवेकेंड एंड अलर्ट। कोई अल्टरनेट सेंसोरियम नहीं है इसमें, यहाँ पे अल्टरनेट सेंसोरियम की हिस्ट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत जगह मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है। और सीजर्स नॉट सीन, सीजर कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉजेज इंक्लूड क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, IIH हो सकता है कि इडियोपैथिक है, तो जिसका नॉन कॉज है इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में है बंदे को। हाई डोजेज ऑफ विटामिन ए का इंटॉक्सिकेशन है बंदे को, बंदे ने बहुत ज़्यादा विटामिन ए ले ली।
अभी इससे तुम सोच रहे हो कि विटामिन ए का बहुत ज़्यादा वो हो गया, लेकिन हमको तो ये आँख में दिक्कत कर दिया। ठीक है, होता है विटामिन ए की इंटॉक्सिकेशन के कारण ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगती है, राइट। तो ये भी नई चीज़ जान लो। आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन लीड्स टू फैंकोनी सिंड्रोम। एक टेट्रासाइक्लिन का एक साइड इफेक्ट पड़ा होगा आपने अपने फार्मा का सेकेंड ईयर में। ठीक है, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम था, एक फैंकोनी सिंड्रोम था, दोनों का ड्रग देख के आना। टेट्रासाइक्लिन का मैं बता दे रहा हूँ, फैंकोनी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम का आप मुझे बताने की क्या होता है, कमेंट्स में लिखना। फ्लोरोक्विनोलोन्स भी मतलब कि प्रेसिपिटेट कर सकता है कि कॉजेज में है। विड्रॉवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का जो है विड्रॉल हमने कर लिया कि हाँ उस बंदे का कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहे हैं, हमने उसको हटा लिया। एडिसन्स डिजीज़ हो सकता है बंदे को। ठीक है, SLE, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, बहुत सी वेग केसेस हैं। ठीक है, बहुत ही वेग से सिम्टम्स हैं सारे। और डैंडी क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं हम लोग डायग्नोसिस ऑफ IIH, इडियोपैथी, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन को, राइट। तो इसमें एक डायग्राम है, देख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मान लिए टेरस बोन है। ठीक है, पेट्रस बोन के जो उससे होता है ना, पेट्रस जो विंग्स टाइप की होती हैं, स्फिनोइडल ये सब विंग्स होती हैं उसमें। तो वहाँ के पास में क्या निकलता है, 6 क्रेनियल नर्व। एक अपर पोल से 6 लोअर लोब से आपकी 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व निकलती है उधर से। तो ये याद रखना, अगर ICP बढ़ा तो ICP बढ़ेगा तो फिर 6 क्रेनियल नर्व अगेंस्ट टेम्पोरल बोन, तो 6 क्रेनियल नर्व की पालसी हो जाती है, सूडो पालसी हो जाती है। तो यही थोड़ा सा बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है इसका समझने के लिए। तो डैंडी क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं हम लोग IIH के लिए। इसको बस याद रखना कि हाँ एक वन लाइनर अगर क्वेश्चन आया तो कहीं MCQ में तो कर लोगे, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, न्यूरो इमेजिंग इज नॉर्मल CSF, न्यूरो इमेजिंग करोगे, MRI CT कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। CSF में ICP बस दिखेगा और नॉर्मल बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल CSF, ठीक है ना। तो खाली इंक्रीज ICP तुम्हें इन्वेस्टिगेशंस लगाने पे लगेगा, ठीक है। ये मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस है रादर देन काइंड ऑफ रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो आजकल तो क्लिनिकल डायग्नोसिस अब लगभग ना के बराबर हो चुकी है, ठीक है ना। जो अभी करंट सिनेरियो है, अभी लोग मतलब कि डॉक्टर्स को आज की डेट में शायद से क्लिनिकल डायग्नोसिस करना ही नहीं चाहता। सब लोग का एक मैं देखता हूँ कि सर्जरी के OPD में आते हैं तो हमारे JR जितने भी हैं तो पहली इन्वेस्टिगेशन USG लिख देते हैं। कुछ भी पेट का दर्द है USG करा लो। कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन आज की डेट में ख़त्म हो चुका है कि हाँ भाई कि डॉक्टर, एक जो डॉक्टर की पहचान है ना, तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर वाला काम नहीं कर रहे हो, तुम खाली USG लिख रहे हो। अगर ऐसे ही काम करना है यार तो कोई भी डॉक्टर बन जाता है। तो एक क्वैक भी हो जाए, अगर उसको USG की रिपोर्ट पढ़ने आ जाए या उसको वो USG करने लग जाए, वो भी डॉक्टर बन सकता है। तो तुम्हारे उसके में क्या डिफरेंस रहा, राइट। तो अगर इतना मेहनत की हो, ऑब्वियसली बहुत मेहनत करके शायद से यहाँ पहुँचे हो, जाए प्राइवेट या कहीं भी गवर्नमेंट पे, ठीक है ना। ऑब्वियसली प्राइवेट वाले ऐसा नहीं है कम मेहनत करते हैं, तो प्राइवेट वाले भी बहुत मेहनत करते हैं एंड दे सफ़र लाइक हेल्प, बिकॉज यार एक तो प्राइवेट का इन्वायरमेंट और ऊपर से उनको पढ़ना भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट वाले तो ऑब्वियसली वो तो खुद मेहनती हैं, मेहनत वाले आदमी हैं ही वो सब। तो यही चीज़ है, इतना मेहनत कर रहे हो थोड़ी और मेहनत कर दो यार, तो अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी अच्छा कर लो, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि स्टॉप प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को, हम लोग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जितने भी हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे विटामिन ए को अवॉइड करेंगे, मतलब कि हाई डोजेस को नहीं करना चाहिए। आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन नहीं खानी, हमें एक्सपायरी डेट देख के खानी। फ्लोरोक्विनोलोन्स अवॉइड करना है, ठीक है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो आई गेस तो उसका डोज विड्रॉल में ले जाएंगे, एकदम से नहीं बंद करेंगे। एडिसन्स डिजीज़ है, SLE को ट्रीट करेंगे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यही सब करना है, ठीक है। वेट लॉस इज़ वाइटल, बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ओबीस पेशेंट है तो वेट लॉस हम लोग उसको कहेंगे कि आप वेट लॉस कर रही है अपना, नहीं तो हम आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर वेट लॉस बंदे को हो जाता है तो उससे ही भी करेक्शन हो जाता है। तो आप 5-6 महीने बाद अगर उसको 5-6 महीने उसको रेगुलर डायग्नोसिस पे फॉलोअप पे रखो तो हो सकता है कि उसको ये चीज़ ठीक हो जाए। नहीं अगर वो बंदी एकदम रेजिस्टेंट टू इट है कि हाँ मैं एकदम डॉक्टर साहब एक्सरसाइज नहीं करूँगी, ठीक है। कुछ होती हैं चबी गर्ल्स, राइट, चबी गर्ल्स क्यूट भी होती हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो वेट लॉस इज़ वाइटल, राइट, बेरियाट्रिक सर्जरी इज रिक्वायर्ड, राइट। एसिटाजोलामाइड से क्या हो सकता है, मेन मेडिकल थेरेपी यहाँ पे है एसिटाजोलामाइड की। एसिटाजोलामाइड बेसिकली क्या होता है, आप पढ़ा होगा अपने यार की फ्यूरोसमाइड, एसिटाजोलामाइड डायरेटिक है ये बेसिकली। तो मेन मेडिकल थेरेपी है, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर है, डिक्रीज CSF प्रोडक्शन, CSF प्रोडक्शन कम होगा तो ICP कम करेगा, ठीक है। इम्प्रूव विजुअल फील्ड कम कर अच्छी करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ICP कम हो रहा है तो 6 नर्व की
पालसी सूडोपालसी जो होती है कम होती है, ऑप्टिक शीथ फेनेस्ट्रेशन कराता है, फल्मोनेंट पैपिडीमा रैपिड ऑनसेट ऑफ लंबोपेरिटोनियम। अब देखो अगर फल्मिनेंट पैपिडीमा एकदम रैपिड ऑनसेट का ब्लाइंडनेस बंदे को हो रहा है, बंदी को मतलब हो रहा है कि हाँ ब्रो सब एकदम से मेरे को दिखना बंद हो गया है, तो आप लंबोपेरिटोनियल शंट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बात रही आपकी बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम अपन हेडेक पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बस बचा है, और एक दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इधर उधर के छोटे मोटे, तो वो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे देख लें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।